हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं डीसी कटरे, ए स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, गोरेगांव, डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। पूरा विश्व आज कोरोना से लड़ रहा है और हमें भी इस कोरोना से लड़ना है। इसीलिए घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डीसी कटरे और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एचएससी मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस पार्ट 1 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले उस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, यदि ये पता चल जाए तो पढ़ने में जो मज़ा है वो और आता है। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू, लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, देन टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिंजेंसी, क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ड्यूल्स, negation of compound statements, algebra of statements and application of logic to switching। स्टार्ट करने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आपको वीडियो को देखने के बाद नोट्स बनानी है। मैं बहुत आसान तरीके से इस चैप्टर को आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक से। लॉजिक यानी क्या? ये जो वर्ड है लॉजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड लोगस, जिसका मतलब होता है रीजन। एंड लॉजिक मीन्स साइंस ऑफ रीजनिंग। आई रिपीट, लॉजिक मीन्स साइंस ऑफ रीजनिंग। लॉजिक की स्टडी करना इसेंशियल है, बिकॉज जो मैथमेटिशियन है बिलीव इन एग्जैक्टनेस। देयर कैन नॉट मैथमेटिक्स विदाउट प्रूफ्स। और हर एक जो प्रूफ है उसे ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर रीजनिंग की। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उससे रिलेटेड एक बहुत फेमस रिजल्ट हमें पता है। यस, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ साइड स्क्वायर। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यदि दो साइड दी है तो हम उस दो साइड का यूज करके पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके हम ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। जब हम पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं तो स्टेटमेंट में हमें ये नज़र आता है कि यदि ऐसी दो साइड का स्क्वायर हमें लेना है जिसका सम ये हाइपोटेनियस स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे भी लॉजिक का यूज किया गया है। इसीलिए मैंने कहा था कि लॉजिक की जो स्टडी है वो इसेंशियल। नेक्स्ट है मैथमेटिकल लॉजिक। तो फिर मैथमेटिकल लॉजिक हम किसे कहेंगे? द स्टडी ऑफ लॉजिक यूजिंग मैथमेटिकल सिम्बॉल्स। ब्रैकेट में सिम्बॉल्स दिए हैं, उसे कहेंगे मैथमेटिकल लॉजिक। यानी हमें लॉजिक की जहाँ पे स्टडी करना है और जिसमें यूज करना है मैथमेटिकल सिंबल्स का, उसे हम मैथमेटिकल लॉजिक भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिंबॉलिक लॉजिक। अब सिंबॉलिक लॉजिक क्यों कहते होंगे? क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स का यूज किया गया है। मैथमेटिकल लॉजिक हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंग्लिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन जॉर्ज बुली। इसीलिए मैथमेटिकल लॉजिक को बुलियन लॉजिक भी कहा जाता है। मैथमेटिकल लॉजिक की हेल्प से थ्योरम के स्टेटमेंट का मीनिंग हम समझ सकते हैं। मैथमेटिकल प्रूफ का भी कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ फॉर कम्युनिकेशन। वी यूज सेंटेंसेस। किसी के साथ यदि हमें बातें करना है, संभाषण करना है, तो हम पैराग्राफ में तो बात नहीं करेंगे, हमें कुछ सेंटेंस का ही यूज करना होगा। तो इन अ मैथमेटिकल लॉजिक वी यूज सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वो कौन से टाइप्स हैं? एक है
एजर्टिव, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, मतलब अ सेंटेंस विच इज ट्रू और फॉल्स, ऐसा सेंटेंस जो सही होगा या फिर गलत होगा, मतलब ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, उसे हम एजर्टिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर सेकंड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस एंडेड विद एक्सक्लेमेटरी साइन, ये तो हमें पता ही है, हम पहले स्टडी कर चुके हैं। थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट और कमांड, यदि हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी के ऊपर ऑर्डर कर रहे हैं तो इस टाइप के सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस हम कहते हैं। उसके बाद है नंबर 4 इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी क्या, अ सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। इंटरोगेटिव हमें मालूम है, इसको हम मराठी में प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। इसके फिफ्थ नंबर है ओपन सेंटेंस, द सेंटेंस स्टार्टेड विथ ही शी इट, मतलब ऐसे सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं ही शी इट से, या फिर इसको हमने सेकंड से डिफाइन किया है, एन ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस हुज ट्रूथ कैन वेरी अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस विच आर नॉट स्टेटेड इन द सेंटेंस। ये पांचों टाइप के एक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे, आपको और इसको समझने के लिए आसानी होंगी। एजर्टिव का एक एग्जाम्पल है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब इवन प्राइम नंबर, ये जो प्राइम नंबर की जो सीरीज है उसमें 2 ये ऐसा एकमात्र नंबर है जो इवन है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी का एक एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव वोन द क्रिकेट मैच, यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है डू यूर वर्क प्रॉपरली, यानी हम उसे बता रहे हैं, मतलब अब वो रिक्वेस्ट भी हो सकता है या फिर ऑर्डर भी हो सकता है कि डू यूर वर्क प्रॉपरली, ये है इंपरेटिव। इसके बाद है इंटरोगेटिव, डू यू लाइक फ्रूट्स, देखो आखिरी में क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद ओपन का एक एग्जांपल है, इंडियंस आर इंटेलिजेंट, अब देखो इंडियंस बताया है, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में वहां पर बताया है। दूसरा है x+2 इट इज इक्वल टू 7, देखो ये एक इनकम्प्लीट है, यहाँ पर x की वैल्यूज दी है क्या, नहीं दी है। यदि यहाँ पर x की वैल्यूज ये 5 देती तो ये ओपन सेंटेंस नहीं होता, बट अभी ये क्या है, ओपन सेंटेंस है। तो अब हम जो एक मेन टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ही क्या होगा, कौन टाइप के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं। A statement is a declarative or assertive sentence which is either true or false but not both simultaneously। इसका मतलब सिर्फ assertive या फिर declarative, मतलब जो सही होगा या फिर गलत होगा, मतलब जो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ऐसे ही टाइप के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, एंड स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स, जैसे कि P, Q, R, S, T, इससे हम डिनोट करते हैं स्टेटमेंट्स को, मतलब एक से ज़्यादा है तो फिर P, Q, R, S, T का हम यूज कर सकते हैं। हमने ये तो पहचाना कि एक पर्टिकुलर टाइप के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं, बट वो स्टेटमेंट यदि सही है या गलत है तो उसकी फिर ट्रूथ वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स, देखो जो स्टेटमेंट है वो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। यदि स्टेटमेंट इज ट्रू देन वी से दैट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से या फिर बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल F से या फिर बाइनरी नंबर 0 से। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, एवरी ट्रायंगल हैज अ 3 साइड्स, मतलब जो ट्रायंगल होता है उसके 3 साइड्स होती है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अब देखो 3 साइड होंगी या फिर 4 साइड होंगी, ट्रायंगल को साइड तो होंगी, इसका मतलब उसका आंसर ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। ठीक है, तो इट इज अ स्टेटमेंट, ये क्या है, स्टेटमेंट है विच इज ट्रू, और ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि ट्रायंगल को 3 ही साइड्स होती है। ठीक है, तो जब ये ट्रू है तो इस गिवन स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, T रहेंगी। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, नागपुर ये महाराष्ट्र की कैपिटल है,
नहीं है, मुंबई है। बट यहाँ पर इसका आंसर नहीं आ रहा है, मतलब आंसर तो आ रहा है, मतलब ये भी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, इसीलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो यफ होगी। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, आखिरी में क्या लगाया, एक्सक्लेमेटरी साइन, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हमें ये कंक्लूजन निकल रहा है कि सेंटेंसेस which are imperative, exclamatory, interrogative, open are not statements। सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही हम स्टेटमेंट कहेंगे। स्टूडेंट्स, आपको स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा कि स्टेटमेंट हम किसे कहेंगे, कि ऐसा सेंटेंस जो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, मतलब जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यदि स्टेटमेंट सही है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी होंगी, और यदि स्टेटमेंट गलत है मतलब फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। आप स्क्रीनशॉट लेते हुए भी इसको समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स किसे कहते हैं। अभी जैसे कुछ वर्ड्स है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे कि एंड, बट, और, नॉट, इफ, देन या इफ एंड ओनली इफ, इसे हम लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं, जिसका यूज होता है टू स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना। मतलब देखिए, जब हम दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं और उसमें इन वर्ड्स का यूज करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स। आई रिपीट, लॉजिकल कनेक्टिव्स मीन्स द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक and, but, or, not, if, then, if and only if are called logical connectives. Next है simple statement. A statement which cannot be split further into two or more statements is called a simple statement. यानी सिंगल स्टेटमेंट को हम सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें कोई भी कनेक्टिव्स का यूज नहीं होता। नेक्स्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अब कंपाउंड स्टेटमेंट्स किसे कहेंगे, द स्टेटमेंट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू आर मोर देन टू सिंपल स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स आर कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। मतलब दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए जब हम लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स। आई रिपीट, द स्टेटमेंट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर देन टू सिंपल स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स आर कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। इसके कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट, 5 is a real number और 5 plus I is a complex number। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सिंपल स्टेटमेंट क्या है, 5 is a real number, और दूसरा क्या है, 5 plus I is a complex number, और इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया गया है, और का यूज किया गया है, मतलब ये कनेक्टिव्स है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल को क्या कहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। उसके बाद सेकंड है, इफ टू नंबर्स XY आर नेगेटिव देन द प्रोडक्ट XY इज पॉजिटिव। यहाँ पे हमने इफ और देन इस कनेक्टिव का यूज किया गया है। थर्ड है, गोंदिया इज नॉट अ वेल प्लान्ड सिटी, इसमें नॉट का यूज किया गया है। उसके बाद है 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज एन इवन नंबर। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है 3 इज अ प्राइम नंबर और दूसरा है 4 इज एन इवन नंबर, और इन दोनों को जोड़ा गया है एंड से। नेक्स्ट है, अ ट्रायंगल इज अ इक्विलैटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज अ ट्रायंगुलर। यहाँ पे लगाया हुआ है इफ एंड ओनली इफ। उसके बाद नेक्स्ट है, मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। यहाँ पे दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए बट का यूज किया गया है। मतलब हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 6 एग्जाम्पल्स है इसमें और इफ देन, नॉट, एंड, इफ एंड ओनली इफ एंड बट, इन लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज किया गया है। तो सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट।
स्टूडेंट्स अभी हमने देखा लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें कनेक्टिव्स है, उनको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे वो सिंबल्स है, और जब हम कंपाउंड स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हैं तो ये जो सिंबल्स है इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्या रिप्रेजेंट करके हम उसको कहते हैं, ये इस टेबल में मैंने बनाया है। जैसे कनेक्टिव्स फर्स्ट, एंड या फिर बट। यदि दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ा गया है एंड या फिर बट इस कनेक्टिव से, तो ऐसे वक्त हम जब सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं जिसे कहते हैं कंजंक्शन। एंड सेकंड है कनेक्टिव्स, और इसमें हम इस सिंबल का यूज करते हैं और इसे कहते हैं डिसजंक्शन। नॉट का यदि यूज किए तो ये सिंबल है जिसे हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं निगेशन से। इफ देन, मतलब देखो इफ के बाद एक सिंपल स्टेटमेंट, देन के बाद दूसरा सिंपल स्टेटमेंट। यहाँ पे हम ये जो एरो है इस एरो का यूज करते हैं जिसे कहते हैं इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल। इसके बाद नेक्स्ट है इफ एंड ओनली इफ, जैसे हम IFF से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये दोनों साइड में एरो जिसे डिस्क्राइब करते हैं डबल इम्प्लीकेशन या फिर बाय कंडीशनल से। आप इस टेबल का भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। नंबर 1 है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन किसे कहते हैं? तो अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू गिवन सिंपल स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग द कनेक्टिव एंड या फिर बट इज कॉल्ड कंजंक्शन ऑफ टू गिवन सिंपल स्टेटमेंट्स P एंड Q। मतलब दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q, और इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है एंड या फिर बट का। तो ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंजंक्शन, जिसे डिनोट करते ये सिंबल से, और इसे पढ़ते हैं P कंजंक्शन Q। अब कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल हम देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रूथ टेबल, ये कैसे बनाया जाता है, इसका क्या फार्मूला है, किस रूल के ऊपर से ये बनाया जाता है, कितने रो होना चाहिए, कितने कॉलम्स होना चाहिए, ये हम आगे स्टडी करेंगे। बट अभी हम सिर्फ ये बेसिक टेबल देख रहे हैं। तो कंजंक्शन का टेबल, P मतलब फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट, Q मतलब सेकंड सिंपल स्टेटमेंट, और इन दोनों को जोड़ा गया है किससे, एंड या फिर बट से। तो देखो अब यहाँ पे P की जो ट्रूथ वैल्यू है वो याद रखना भी बहुत इजी है। कुल मिला के 4 ट्रूथ वैल्यूज, इसमें से P के स्टार्टिंग की जो 2 ट्रूथ वैल्यू है उसको हम T लिखेंगे और बाद के 2 को F लिखेंगे। आई रिपीट, P की ट्रूथ वैल्यू स्टार्टिंग के 2 T और बाद के 2 F। उसके बाद Q अल्टरनेट, जैसे T है उसके बाद F, फिर T है उसके बाद F। उसके बाद इन दोनों का कंजंक्शन हमें तीसरे कॉलम में लिखना है। देखिए जब P और Q मतलब दोनों सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू यदि T है तो इनका कंजंक्शन क्या होगा, T होगा। फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट T है और सेकंड यदि F है तो उनका कंजंक्शन F होगा। फर्स्ट यदि F है, सेकंड यदि T है तो उसका कंजंक्शन F होगा, एंड दोनों भी यदि F है तो उसका कंजंक्शन F होगा। मतलब हमें याद रखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इफ 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यदि दोनों स्टेटमेंट यदि ट्रू है देन कंपाउंड स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या होंगी, ट्रू होंगी, अदरवाइज वो फॉल्स होंगी। हमने यहाँ पे देखा है कि जब 2 ट्रू है तभी वो 2 T होगा, अदरवाइज उनका कंजंक्शन क्या होता है, F होता है। इसको समझने के लिए एक इजी एग्जांपल, 2 + 3 इज लेस देन 6। देखिए अब 2 + 3 ये कितना होता है हमें मालूम है, 5 होता है, जो क्या है लेस देन 6 है। यानी ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये है 2 + 3 इज लेस देन 6। अब ये सही होगा, है ना। देखिए पहला रो P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T है। उसके बाद में किससे जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया है। एंड के लिए कौन सा सिंबल है, कंजंक्शन है। फिर उसके बाद में सेकंड सिंपल स्टेटमेंट है 5² इज लेस देन 26,
5 स्क्वायर मतलब 25 एंड 25 इज लेस दैन 26, मतलब ये सेकंड भी जो स्टेटमेंट है ये भी सही दिया हुआ है। तो देखिए टेबल की तरफ, दोनों भी यदि टी है तो ये जो कंबाइंड स्टेटमेंट होगा ये क्या होगा, टी होगा, मतलब ट्रू होगा। ठीक है, तो कंजंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम एंड या फिर बट इस कनेक्टिव का यूज करते हैं उसे हम कहेंगे कंजंक्शन। नेक्स्ट सेकंड नंबर डिसजंक्शन। जिस तरह कंजंक्शन को हमने डिफाइन किया है सेम टू सेम डिसजंक्शन को भी उसी तरह डिफाइन करेंगे। अब कंपाउंड स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू गिवन सिंपल स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग द कनेक्टिव और। देखो कंजंक्शन में क्या था, एंड या फिर बट था, और डिसजंक्शन में क्या है, और है। मतलब जब हम किसी दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए और इस कनेक्टिव्स का यूज करते हैं उसे क्या कहेंगे, डिसजंक्शन ऑफ टू गिवन सिंपल स्टेटमेंट्स। यदि P और Q ये दो सिंपल स्टेटमेंट है तो उसका डिसजंक्शन हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे पढ़ते हैं P डिसजंक्शन Q। डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल ये भी बनाना बहुत इजी है, जिस तरह हमने कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल बनाए थे। और ट्रूथ वैल्यू भी याद रखना बहुत इजी है। फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट P, इसके स्टार्टिंग की दो ट्रूथ वैल्यू T और बाद की दो ट्रूथ वैल्यू F। उसके बाद Q मतलब सेकंड सिंपल स्टेटमेंट, इसमें हमें अल्टरनेट लिखना है। अल्टरनेट मतलब पहले T बाद में F बाद में T बाद में F। फिर आता है थर्ड कॉलम जिसे में हम लिखते हैं इन दो सिंपल स्टेटमेंट का डिसजंक्शन। देखो P और Q दोनों भी यदि ट्रू है तो उसका डिसजंक्शन क्या होगा, T होगा। फर्स्ट T है और सेकंड F है तो उसका डिसजंक्शन T होगा। फर्स्ट F है और दूसरा यदि T है तो उसका डिसजंक्शन T होगा। और यदि दोनों F है तो उसका डिसजंक्शन F होगा। मतलब हम यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि दो स्टेटमेंट्स यदि फॉल्स है, मतलब ये दोनों भी स्टेटमेंट्स यदि फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू कंपाउंड स्टेटमेंट की क्या होंगी, फॉल्स होंगी, अदरवाइज वो टी होगी। बहुत ही आसान है याद रखना। देखिए दोनों टी तो टी, एक भी यदि टी है तो उसका डिसजंक्शन टी होता है, और दोनों यदि एफ है तो उसका डिसजंक्शन एफ होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर निगेशन, जिसमें हम यूज करते हैं नॉट का। इफ P इज अ सिंपल स्टेटमेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन इट्स निगेशन इज निगेशन P। इसका निगेशन क्या होगा, निगेशन P होगा। अब इसका ट्रूथ टेबल देखिए, ये तो बहुत आसान है। जैसे P एक स्टेटमेंट दिया है, वो यदि T होगा मतलब सही होगा तो उसका निगेशन क्या होगा, F होगा। और यदि गिवन स्टेटमेंट यदि F फॉल्स होगा तो उसका निगेशन ट्रू होगा। और किसी निगेशन का निगेशन यदि हम निकालते हैं तो वो गिवन स्टेटमेंट के बराबर होता है। मतलब निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इटसेल्फ। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पर है। रोम इज इन इटली, रोम ये इटली में है तो इसका निगेशन क्या होगा, रोम इज नॉट इन इटली। बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। इसमें कनेक्टिव्स का यूज होगा इफ और देन। लेट P एंड Q बी द टू सिंपल स्टेटमेंट्स। P और Q ये क्या है, दो सिंपल स्टेटमेंट्स है। देन कंपाउंड स्टेटमेंट इफ P देन Q। देखो इसमें if के बाद P लगाया गया है और देन के बाद Q लगाया गया है, इसे हम कहेंगे इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। आई रिपीट, जब हमारे पास दो सिंपल स्टेटमेंट है और हमें इस टाइप का एक कंपाउंड स्टेटमेंट मिलता है जिसमें हम इफ और देन का यूज करना होता है, और इफ के बाद P देन के बाद Q, इसे हम क्या कहेंगे, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। इट इज डिनोटेड बाय, ये देखो इसे डिनोट करते हैं और इसे हम पढ़ते हैं P इम्प्लीकेशन Q, जिसमें P मतलब फर्स्ट कंपोनेंट, इसे हम कहेंगे एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस, एंड जो सेकंड सिंपल स्टेटमेंट है Q, इसे हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। जिस तरह हमने कंजंक्शन और डिसजंक्शन
इसका ट्रूथ टेबल बनाए, उसी तरह इम्प्लीकेशन का भी ट्रूथ टेबल यहाँ पे हमने बनाया है। ये भी बहुत इजी है। देखिए पी और क्यू की तो ट्रूथ वैल्यू रट ही डालो, यानी बहुत ज़्यादा इजी है। पी की स्टार्टिंग की 2 ट्रूथ वैल्यू टी, बाद की 2 एफ। क्यू की ट्रूथ वैल्यू अल्टरनेट है टी एफ। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला कॉलम, पी इम्प्लीकेशन क्यू। देखो जब पी और क्यू दोनों सिंपल स्टेटमेंट यदि टी है तो उसका इम्प्लीकेशन टी होगा। एक टी है और सेकंड नंबर एफ है तो उसका इम्प्लीकेशन एफ होगा। फर्स्ट एफ है और सेकंड यदि टी है तो उसका इम्प्लीकेशन टी होगा, और दोनों भी यदि एफ है तो उसका इम्प्लीकेशन टी होगा। देखो याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा के भी दिया है कि बोथ द ट्रूथ वैल्यूज आर ट्रू और फॉल्स। यदि दोनों भी सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू यदि टी है या फिर फॉल्स है, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इज टी। तब ऐसे कंडीशन में उनका जो इम्प्लीकेशन होगा वो क्या होगा, टी होगा। बट 1 ट्रू और 1 फॉल्स, बट ऐसी कंडीशन आती है कि एक टी है और एक फॉल्स है, तो ऐसे वक्त देन इन दिस केस सेकंड वैल्यू इज फॉल्स, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसे वक्त जो भी सेकंड स्टेटमेंट की पोजीशन पे ट्रूथ वैल्यू होंगी वो उसको हम इम्प्लीकेशन में लिखेंगे। समझ में आ गया? देखो एक टी है दूसरा एफ है, तो इसमें सेकंड क्या है, एफ, तो उसकी इम्प्लीकेशन में आ गया। इसमें फर्स्ट एफ है और दूसरा टी है, तो सेकंड क्या है, टी है, तो उसके इम्प्लीकेशन में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये फोर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नंबर 5, डबल इम्प्लीकेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जिसे हम बाय कंडीशनल भी कहते हैं। इसमें 2 सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए इफ एंड ओनली इफ का यूज किया गया है। जिस तरह हमने इम्प्लीकेशन को डिफाइन किया उसी तरह डबल इम्प्लीकेशन को भी डिफाइन करना है। लेट P and Q be the 2 simple statements. Then compound statement P if and only if Q is called double implication or biconditional and it is denoted by, ये देखो ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसे पढ़ते हैं P डबल इम्प्लीकेशन Q। देखो बहुत इजी है। यहाँ पे फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट P है, सेकंड सिंपल स्टेटमेंट Q है, और इन दोनों के बीच में क्या लगाया गया है, इफ एंड ओनली इफ। तो इसे क्या कहेंगे, डबल इम्प्लीकेशन या फिर बाय कंडीशनल। एक एग्जांपल है, 3 points आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ दे लाई ऑन द लाइन। देखो फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट है 3 points आर कोलिनियर, दूसरा है कि ये जो 3 points है लाई ऑन द लाइन, और इनको जोड़ा गया है किससे, इफ। डबल इम्प्लीकेशन का टेबल ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है। P की तो ट्रूथ वैल्यू स्टार्टिंग के 2 T, बाद में 2 F, Q अल्टरनेट TF, और इन दोनों का डबल इम्प्लीकेशन होगा। यदि दोनों भी ट्रूथ वैल्यू T है तो उनका डबल इम्प्लीकेशन T होगा। एक यदि T है और एक यदि F है तो उसका डबल इम्प्लीकेशन F। फर्स्ट यदि F है, सेकंड यदि T है तो उसका डबल इम्प्लीकेशन F, और दोनों भी यदि F है तो उसका डबल इम्प्लीकेशन F। एंड हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम द ट्रूथ टेबल बोथ ट्रूथ वैल्यूज आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स, देन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। मतलब दोनों यदि T है या दोनों यदि फॉल्स है तो उसका डबल इम्प्लीकेशन T होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। स्टूडेंट्स ये जो हमने पांचों जो कंपाउंड स्टेटमेंट की जो डिटेल स्टडी करने के लिए हमने जो पांचों जो पार्ट पढ़े हैं, मतलब कंजंक्शन हो गया, डिसजंक्शन हो गया, निगेशन हो गया, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, इन सभी को मैंने एक कंबाइन टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो पहला कॉलम P, दूसरा Q, तीसरे इसमें कंजंक्शन, चौथे इसमें डिसजंक्शन, पांचवें इसमें इम्प्लीकेशन, और आखिरी में डबल इम्प्लीकेशन। इससे भी आप इस पूरी ट्रूथ टेबल को याद रखना आपके लिए बहुत आसान होगा।
तो चलिए स्टूडेंट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में से। फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स। यानी यहाँ पर जो भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो कौन से स्टेटमेंट है, ये हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। इन केस ऑफ स्टेटमेंट, यदि वो सेंटेंस स्टेटमेंट है, स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू, तो उनकी ट्रूथ वैल्यू भी हमें लिखनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। फर्स्ट एग्जांपल, 5 + 4 इट इज इक्वल्स टू 13। देखो क्या है, गिवन क्या दिया है कि 5 + 4 ये क्या है बोलता है, 13 है बोलता है। अब 5 + 4 ये कितना होगा, 9 होगा, और 9 ये 13 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। मतलब इट इज अ स्टेटमेंट, मतलब इसका आंसर आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट है। अब वो कैसे आ रहा है, गलत आ रहा है, मतलब विच इज फॉल्स। और जब ये गलत आ रहा है तो हमने पढ़ा था कि ऐसे कंडीशन में इस स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या होंगी, एफ होगी। समझ में आ गया। सेकंड एग्जांपल, x - 3 इट इज इक्वल्स टू 14। अब देखो यहाँ पर x - 3 इक्वल्स टू 14 दिया है, बट x की वैल्यू दी गई है क्या, नहीं दी गई है। मतलब ये ओपन एग्जांपल हो चुका है। यानी यदि यहाँ पर x की वैल्यू दी होती तो हम ये सही में स्टेटमेंट है या नहीं है ऐसा हम मतलब कंसिडर कर सकते थे। यहाँ x की वैल्यू न देने की वजह से ये स्टेटमेंट नहीं होगा। और ये स्टेटमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ओपन सेंटेंस, बिकॉज वैल्यूज ऑफ x इज नॉट गिवन। इसके बाद थर्ड एग्जांपल, क्लोज द डोर। गिवन क्या है, क्लोज द डोर। हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि डोर को क्लोज कीजिए, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंपरेटिव आ जाएगा। और जब ये इंपरेटिव है तो ये स्टेटमेंट होगा क्या, नहीं होगा। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल 4, गिवन है 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है एंड विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू ये क्या होंगी, टी होंगी। 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, हमने पढ़ा था 11th क्लास में। कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, 0, उसमें से 0 + 0 आए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएंगी, टी हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, तो ये भी स्टेटमेंट है जो ट्रू है, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, टी रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 8, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका पावर मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब जब डिग्री 2 है तो कितने रूट्स निकलेंगे, 2 ही रूट्स निकलेंगे। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, यानी सही बात बोल रहा है कि भाई यहाँ पर 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं मिलने वाले। तो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। नेक्स्ट, कैन यू स्पीक इन मराठी, क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये इंटरोगेटिव है इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है, इट रेन्स हेविली। इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज ये जो स्टेटमेंट, ये सेंटेंस स्टार्ट किया गया है किससे, इट से, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं होगा। ये क्या है, ओपन सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट जो एग्जाम्पल है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। अभी तक हमने जो वर्ड वाले एग्जाम्पल देखे थे, मीन्स वर्बल फॉर्म, इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। देखो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट है उसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो है नागपुर इज इन महाराष्ट्र, मतलब एंड के पहले फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट, एंड के बाद दिया है कि चेन्नई इज इन तमिलनाडु। सेकंड सिंपल स्टेटमेंट क्या होगा कि चेन्नई इज इन तमिलनाडु। और इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे कनेक्टिव का यूज किया गया है क्या, एंड, जिसको हम यूज करते हैं कंजंक्शन का। तो फिर रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा कि नागपुर इज महाराष्ट्र मतलब पी, चेन्नई इज इन तमिलनाडु मतलब क्यू, और इनको जोड़ा गया है एंड से मतलब कंजंक्शन, यानी पी कंजंक्शन
Q is the required symbolic form. Next example, triangle is a equilateral or isosceles. देखो यहाँ पर कनेक्टिव कौन सा यूज किया गया है, और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ट्राइंगल इज अ इक्विलैटरल भी है या फिर वो आइसोसेलस भी है। तो जब हम इस कंपाउंड स्टेटमेंट को दो पार्ट करेंगे जैसे P और Q, तो इसमें P क्या होगा कि ट्राइंगल इज अ इक्विलैटरल एंड Q क्या होगा, ट्राइंगल इज अ आइसोसेलस। समझ में आ गया, ये कंपाउंड स्टेटमेंट, इसके दो पार्ट, ट्राइंगल इज अ इक्विलैटरल और सेकंड होगा ट्राइंगल इज अ आइसोसेलस। देन रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म इज P डिसजंक्शन Q। अब डिसजंक्शन इसीलिए लगाया है बिकॉज यहाँ पर इन दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए और का यूज किया गया है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, द एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे थर्ड में कनेक्टिव्स है इफ एंड ओनली इफ, तो हमें पता है कि इसमें सिंबल कौन सा लगता है, ये डबल इम्प्लीकेशन वाला सिंबल लगेगा। तो चलो इसको हम दो सिंपल स्टेटमेंट में पहले रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें P होगा एंगल इज अ राइट एंगल। देखो सिंपल है ना, एकदम सिंपल, उसको हमें एकदम सिंपल टाइप से लिखना है। तो P क्या है, एंगल इज अ राइट एंगल। और इसमें Q क्या होगा, अब देखो यहाँ इट है तो इट इज ऑफ मेजर 90 नहीं लिखना है, क्योंकि इट इज क्या है, इट इज मतलब क्या, तो एंगल है। तो सिंपल में स्टूडेंट्स यहाँ पर Q है एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। देन रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म इज, देखो यहाँ पे जो दो सिंपल स्टेटमेंट है इनको जोड़ने के लिए इफ एंड ओनली इफ का यूज किया गया है, इसीलिए रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म होगा P डबल इम्प्लीकेशन Q। नेक्स्ट नंबर 4, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर एप्टूस। यहाँ पे क्या दिया है, नॉर का यूज किया गया, मतलब ये दोनों में भी हमें नॉट लगाना होगा। तो सबसे पहले सिंपल स्टेटमेंट हमें लिखना है, तो P क्या है, तो एंगल इज नॉट एक्यूट। यहाँ पर P क्या है, एंगल इज एक्यूट एंड Q क्या है, एंगल इज ऑब्ट्यूस। देन रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म इज, देखो एंगल इज एक्यूट में भी क्या लगाया, नाइदर लगाया, मतलब यहाँ पे नॉट होगा, मतलब निगेशन P। फिर नॉट ऑब्ट्यूस बोला है, मतलब Q को भी हमें क्या लगाना होगा, निगेशन लगाना होगा, मतलब रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q होगा। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 5, इफ ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल एट B देन मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर इफ और देन इसका यूज किया गया है। अब इफ और देन में हम क्या लगाते हैं, इम्प्लीकेशन लगाते हैं। तो फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट क्या होगा कि ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल एट B एंड Q क्या होगा, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो फिर रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P इम्प्लीकेशन Q। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो अब हमें गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट को सबसे पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और उसकी ट्रूथ वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एग्जांपल, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। तो फर्स्ट क्या है P, 4 इज ऑड, 4 ये ऑड नंबर है क्या, नहीं है, इसीलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी, एफ होंगी। सेकंड है 1 इज अ प्राइम, तो हम इसको Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर कि जिसमें 1 मतलब 1 या उसी नंबर से भाग जाता हो, मीन्स अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इट सेल्फ, उसे कहेंगे प्राइम नंबर। बट यहाँ पर ये 1 ये प्राइम नहीं होगा, इसका मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी, एफ होगी। एंड हियर यूज कनेक्टिव्स और मीन सिंबल कौन सा होगा, डिसजंक्शन होगा। तो फिर ट्रूथ वैल्यूज ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो गिवन ये स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म होगा P डिसजंक्शन Q, जिसमें P की ट्रूथ वैल्यू F है, Q की ट्रूथ वैल्यू F है, और उन दोनों का डिसजंक्शन क्या होगा, F होगा, अकॉर्डिंग टू डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट जिसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे जो है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 64 परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, मीन्स इट्स ट्रूथ वैल्यू इज T। एंड 46
is a prime number and its truth value f because only 2 is even prime number और उसके बाद में जितने भी प्राइम नंबर है सब ऑड है, तो फिर 46 से क्या होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू f. देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, गिवन स्टेटमेंट का सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म है p कंजंक्शन q, बिकॉज यहाँ पे एंड का यूज किया गया है. p की ट्रूथ वैल्यू t, q की ट्रूथ वैल्यू f और दोनों का कंजंक्शन क्या होगा, f होगा, जो हमने फर्स्ट नंबर पे टेबल देखे थे उसके हिसाब से. उसके बाद नंबर 4 है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर. क्या बोल रहा है कि ये सही नहीं है, बोल रहा है कि 5 - 3i इज अ रियल नंबर. तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट को हमें एकदम सिंपल फॉर्म में पहले लिखना है. तो p क्या होगा, 5 - 3i इज अ रियल नंबर. तो इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी, f होंगी. मतलब 5 - 3i ये रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है. फिर ट्रूथ वैल्यू गिवन स्टेटमेंट की क्या होंगी, निगेशन p, मतलब यहाँ पर 5 - 3i ये रियल नंबर नहीं है ऐसा बोल रहा है, मतलब निगेशन p लगाएंगे. तो निगेशन f ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा. नेक्स्ट, मिल्क इज अ वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज अ ब्लू. फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट, मिल्क इज अ वाइट, मिल्क वाइट ही होता है, इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी, t. क्यों है स्काई इज अ ब्लू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज आल्सो t. और इन दोनों को जोड़ा गया है इफ एंड ओनली इफ से, मतलब डबल इम्प्लीकेशन. फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट p जो t है, सेकंड सिंपल स्टेटमेंट q जो भी t है, और उन दोनों का जो डबल इम्प्लीकेशन है वो क्या होगा, t होगा. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पांचों जो हमारे टेबल जो थे, मतलब कंजंक्शन हो गया, डिसजंक्शन हो गया, निगेशन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, इसका ट्रूथ टेबल और उसके ऊपर का ये जो तीनों जो एग्जांपल्स है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे. इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 4. इफ़ द स्टेटमेंट्स पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट. यहाँ पर कुछ गिवन कंडीशन दी हुई है कि जो पी और क्यू ये दो स्टेटमेंट है वो ट्रू है बोलता है, एंड आर यस आर फॉल्स, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. तब हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसकी ट्रूथ वैल्यू. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे P इक्वल्स टू टी, Q इक्वल्स टू टी, R इक्वल्स टू F, S इक्वल्स टू F. फर्स्ट, P डिसजंक्शन इन ब्रैकेट Q कंजंक्शन R. देखो सबसे पहले हमें P Q R के जगह ये पूरी ट्रूथ वैल्यूज उनके पोजीशन पे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. अब रिप्रेजेंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, देखो सबसे पहले हमारा जो ध्यान जाता है ये ब्रैकेट की तरफ जाता है, मतलब सबसे पहले हमको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा. अब ब्रैकेट को सॉल्व करते वक्त ब्रैकेट कहता क्या है, तो T कंजंक्शन F, T और F का कंजंक्शन क्या होगा, कंजंक्शन का टेबल देख सकते हो, तो T और F का कंजंक्शन F होता है. उसके बाद T डिसजंक्शन F, अब डिसजंक्शन का टेबल हम देखेंगे, तो T डिसजंक्शन F इट इज इक्वल्स टू T, है ना. देखो T और F का ये जो डिसजंक्शन है क्या होगा, T होगा. इस तरह से बाकी के भी एग्जाम्पल को सॉल्व किया गया है. स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो. इसमें देखिए 5th नंबर, इन फर्स्ट ब्रैकेट निगेशन R डबल इम्प्लीकेशन P, इम्प्लीकेशन निगेशन Q. अब देखो यहाँ पे जो R है, P है, Q है, उसके जगह पर हमने F, T, T उस स्पेशल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर चुके हैं. सबसे पहले निगेशन P क्या होगा, तो T होगा. उसके बाद निगेशन T क्या होगा, तो F होगा. उसके बाद हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो T और T का डबल इम्प्लीकेशन क्या होगा, T होगा. उसके बाद T और F का इम्प्लीकेशन क्या होगा, तो F होगा. मतलब गिवन जो स्टेटमेंट है उनकी ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी, F होगी. उसके बाद नेक्स्ट है, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है. निगेशन इन मेन ब्रैकेट, इन स्मॉल ब्रैकेट, निगेशन P कंजंक्शन R, डिसजंक्शन इन अ सेकंड स्मॉल ब्रैकेट, यस इम्प्लीकेशन निगेशन Q, मेन ब्रैकेट क्लोज्ड, डबल इम्प्लीकेशन इन स्मॉल ब्रैकेट P कंजंक्शन R. देखिए सभी जगह पे
पी आर एस क्यू पी आर इनके जगह पर दी गई ट्रूथ वैल्यूज़ हमें लिखना है। उसके बाद सबसे पहले सॉल्व करेंगे हमें निगेशन, जो यहाँ पे निगेशन टी निकालना है, तो हमने निगेशन वाला टेबल पता है कि निगेशन टी क्या होता है, यफ होता है। इधर निगेशन टी क्या होगा, तो यफ होगा। ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट यफ कंजंक्शन यफ क्या होगा, तो यफ होगा। उसके बाद यफ इम्प्लीकेशन वाला टेबल हमें मालूम है, वो टेबल पास में ही रखने का, उसको अच्छे तरीके से याद करके रख दो। और याद कैसे रखना है, मैंने आपको टेक्निक बता दिया है, बहुत ईजी टेक्निक है। यफ डिसजंक्शन टी, यफ और टी का डिसजंक्शन क्या होता है, तो टी होता है। देखो फिर बाकी जो है वो जैसे कि वैसे अपने पोजीशन पे होंगे। फिर है निगेशन टी मतलब यफ। उसके बाद यफ और यफ का डबल इम्प्लीकेशन क्या होगा, टी होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, टी आएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से आप इसको थोड़ा अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है उसकी आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। और इसके लिए परफेक्ट नोट्स आप निकाल के रख दीजिए स्क्रीनशॉट लेते हुए। ये पहले से स्क्रीनशॉट लेते हुए आपको नोट्स अच्छी तरीके से लिखनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 5। राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। निगेशन वाला एक टॉपिक था। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, क्या बोल रहा है कि तिरुपति ये कहाँ है, बोलता है आंध्र प्रदेश में है। तो फिर इसका निगेशन क्या होगा, तिरुपति आंध्र प्रदेश में नहीं है, मीन्स तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। उसके बाद सेकंड है 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहा है कि 3a इस इक्वेशन का रूट नहीं है। देखो निगेशन के वक्त हमें नॉट लगाना होता है, और यदि नॉट पहले से दिया है तो नॉट को रिमूव करना होता है, तो ये होगा निगेशन। तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल स्टेटमेंट है जैसे कि वैसे लिखना है, सिर्फ इस नॉट को हटाना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पॉलीगॉन ABCDE इज अ पेंटागन। क्या बोल रहा है कि ABCDE ये पेंटागन है, तो फिर इसका निगेशन क्या होगा कि ABCDE इज नॉट अ पेंटागन। ठीक है, तो पॉलीगॉन ABCDE इज नॉट अ पेंटागन। उसके बाद लास्ट गिवन 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5। 7 + 3 ये क्या बोलता है, ग्रेटर देन 5 ये बोलता है। तो फिर उसका निगेशन क्या होगा, 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। बहुत आसान है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो एक्सरसाइज पढ़े हैं उसके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपको मैथमेटिकल लॉजिक लेक्चर 1 ये वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने साथी 12th के फ्रेंड्स और जो 12th में है ऐसे रिलेटिव को शेयर कीजिए। और मैथमेटिकल लॉजिक लेक्चर 2 इस वीडियो को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स हमारे A-स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स गोरेगांव में 11th 12th और BSc मैथमेटिक्स कम बजट में पढ़ाया जाता है। यदि आपको यहाँ एडमिशन करना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 9823243269। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।